प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक राजनीतिक दलों के महत्व के अंतर्गत राजनीतिक दलों की विशेषताएं या दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम उसके दोषों के कुछ पॉइंट्स देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अगला जो विशेषता या दोष है राजनीतिक दलों की, वह है दलों में आंतरिक गुटबंदी। भारत की दल प्रणाली की एक प्रमुख बात जो वस्तुतः बड़ी बुराई है, विभिन्न दलों में आंतरिक गुटबंदी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठन के पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी चुनाव में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार दूसरे गुट के सदस्य को पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों में यही स्थिति है। विशिष्ट विचारधारा पर आधारित मार्क्सवादी दल और अन्य वामपंथी दल भी गुटबंदी से मुक्त नहीं हैं तथा सभी क्षेत्रीय दल भी आंतरिक गुटबंदी से गंभीर रूप से ग्रसित हैं। पश्चिमी देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में भारत के राजनीतिक दलों में गुटबंदी बहुत तीव्र है। शासक दल और अन्य दलों में गुटबंदी की यह स्थिति भारतीय राजनीति का अभिशाप बनी हुई है। अगली विशेषता या दोष है राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव। भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है और इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वस्तुतः राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा अनावश्यक रूप से आंदोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है। आज स्थिति यह है कि आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, वरन मंदिर मस्जिद विवाद और जातिवादी गठजोड़, सामान्य जन की भाषा में मंडल और कमंडल राजनीतिक दलों की पहचान बन गए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि सत्ता ही सभी राजनीतिक दलों का असली धर्म है। 16वीं लोकसभा के चुनाव में इस बार जाति व धर्म मुहावरों का कम प्रयोग हुआ और जिन दलों ने जाति के आधार पर मतदाताओं को बांटने व वोट बटोरने की कोशिश करी वह बुरी तरह मात खा गए। यह हमारे लोकतांत्रिक एवं दलीय व्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। राजनीतिक दल बदल। भारत में दल बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है, लेकिन 1967 से 70 और पुनः 77 से 79 के वर्षों में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक भीषण रूप में देखी गई। दल बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है। इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का ही कार्य किया है। अतः लंबे समय से दल बदल पर रोक लगाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और जनवरी 1985 में भारतीय संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन कर दल बदल पर कानूनी रोक लगा दी गई है। लेकिन इस कानून में प्रावधान है कि एक राजनीतिक दल के विभाजन और एक राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल में विलय को दल बदल नहीं समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में विभाजन और विलय के नाम पर दल बदल की स्थिति बनी रही है। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के आधार पर दल बदल पर पूर्णतः रोक लगाने की चेष्टा की गई है, लेकिन अब भी एक राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल में विलय के नाम पर दल बदल किया जा सकेगा और किया जा रहा है। विधानसभा सदस्यों में दल बदल के बाद इस बात को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद जन्म लेते हैं कि यह स्थिति दल बदल है या विधि सम्मत विभाजन और विलय है। वस्तुतः दल बदल पर प्रभावी रोक तभी संभव है जबकि राजनीतिक दल विशिष्ट विचारधारा पर आधारित हों, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उनकी संख्या को सीमित और नियंत्रित किया जाए और सभी राजनीतिक दल आचार संहिता को अपनाएं। सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक अभिजन की कथनी और करनी में भारी अंतर। अगला दोष है सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं की कथनी और करनी में अंतर देखा गया है, लेकिन भारत के राजनीतिक दलों और नेताओं की कथनी और करनी में जैसा भीषण अंतर अभी हाल ही के वर्षों में देखा गया है, वैसा अन्यत्र और विशेष रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों में देख पाना संभव नहीं है। सभी ने लोक लुभावन मुखौटे ओढ़ रखे हैं, लेकिन वस्तुतः ये सत्ता के प्रति और केवल स्वयं के प्रति समर्पित हैं। सभी दलों और नेताओं में ईमानदारी का घोर अभाव है।
ये सभी जनता में विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। यही जनताजनक स्थिति है। दलीय व्यवस्था की विशेषताएं शीर्षक से जिन बातों का उल्लेख किया गया है वे अधिकांश राजनीतिक दलों की विकृतियां ही हैं। गत 2 दशकों में 2 अन्य विकृतियों ने अधिक प्रबलता प्राप्त कर ली है। हम ये भारतीय राजनीति के संदर्भ में ही देख रहे हैं। अब अगला देखते हैं क्या दोष आया है। मैं और मेरा परिवार, वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति। भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में, वामपंथी दलों के अतिरिक्त संभवतः सभी दलों में, व्यक्ति की प्रधानता हो गई है। इसमें वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति है और राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेतागण अपने ही पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। राजनीतिक एक पारिवारिक कार्य, पारिवारिक व्यवसाय बनता जा रहा है। परिणामतः जमीन से गहरे जुड़े हुए लोग या 2 या 3 दशक से राजनीतिक तपस्या कर रहे सक्रिय कार्यकर्ता गहरी हताशा और निराशा का अनुभव कर रहे हैं। कांग्रेस में आपात स्वरूप समय को छोड़कर 4 पीढ़ी से वंशानुगत नेतृत्व है और भाजपा के अध्यक्ष पद पर वाजपेयी या आडवाणी हो या कोई और, लगभग 3 दशक से सर्वोच्च स्थिति वाजपेयी आडवाणी को ही प्राप्त थी। हालांकि हम अब देख रहे हैं कि भाजपा में कुछ स्थिति में सुधार है। राजद, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रमुक, शिरोमणि अकाली दल, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीएमके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल आदि सभी राजनीतिक दल इस रोग से ग्रसित हैं। 15वीं लोकसभा और उसके बाद संपन्न चुनावों में परिवारवाद कुछ आगे ही बढ़ा है और संभवतः जनता ने इसे स्वीकार भी किया है। 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक परिवारों से जुड़े उम्मीदवार जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्थापित किया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत को प्राप्त कर लिया। राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन में अपराधी तत्वों और गतिविधियों में निरंतर वृद्धि। भारत के राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन की सबसे अधिक प्रमुख विकृति और भविष्य की दृष्टि से चिंताजनक स्थिति है। राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक जीवन की स्वच्छता, विशुद्धता ने अपना महत्व खो दिया है। एक ही उद्देश्य रह गया है, येन केन प्रकारेण अपने प्रभाव में वृद्धि और सत्ता प्राप्ति। परिणामतः राजनीतिक दलों में अपराधी तत्वों की संख्या और उनके प्रभाव और उनके वर्चस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। 15वीं लोकसभा में केवल कुछ अति विख्यात और अति कुख्यात माफियाओं का ही सफाया हुआ था। 162 सदस्यों पर इसमें फौजदारी अभियोग थे। 73 पर बहुत अधिक 73 पर बहुत अधिक गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे थे। कमोबेश यही स्थिति 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव में भी देखी गई है। सभी राजनीतिक दलों में ये प्रवृत्ति सामान्यतः पाई जा रही है। राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा है। अपराधी तत्वों ने दलीय संगठन में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। संसद सहित सभी स्तर की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी संख्या बढ़ रही है और केवल राज्य स्तर की मंत्रिपरिषद में ही नहीं वरन अनेक बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति आसीन रहे हैं। इस स्थिति पर नियंत्रण तभी संभव है जबकि सभी राजनीतिक दल शुद्धि यज्ञ के मार्ग को पूरी सजगता, निष्पक्षता और आवश्यक कठोरता के साथ अपनाएं। राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था का उद्देश्य होता है देश की जनता के सामने अपनी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम और कार्य योजना प्रस्तुत करके देश की जनता का विश्वास, दूसरे शब्दों में सत्ता प्राप्त करना और देश के हित को सर्वोच्च महत्व देते हुए अपनी नीति और कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। लेकिन यह मार्ग लंबा है। इस मार्ग को सही रूप में अपनाने के लिए कर्मनिष्ठा, कर्मठता, राजनीतिक तप, त्याग और जनता के प्रति समर्पण को अपनाना होगा। राजनीतिक दल और उनके नेता इस स्थिति के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। न तो देश का हित उनके लिए सर्वोच्च है, न ही उन्होंने अपने मानस में किसी नीति अथवा कार्यक्रम को अपनाया है। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। सत्ता प्राप्त करने के लिए निष्ठा, नीति और कार्यक्रम के लंबे राजमार्ग पर चलने का धैर्य और साहस उनमें नहीं है। वे घोर अवसरवादी हैं। उनमें से अधिकांश ने राजनीति की सेवा भावना के आधार पर नहीं वरन व्यवसाय और पारिवारिक व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है। इस मानसिक पृष्ठभूमि में ये राजनीतिक दल और उनके नेता राजनीतिक शॉर्टकट तलाश करते रहते हैं। अपराधी
हो, कोरा व्यवसायी हो या अन्य किसी श्रेणी का समाज कंटक, वे किसी के साथ भी जुड़ने को तैयार हैं। आए दिन हड़ताल, रैलियों और यात्राओं का आयोजन उनकी शक्ल है। भारत के राजनीतिक दलों की उपयुक्त विकृतियों और समाज स्थिति को देखकर हम यह सोचने के लिए बाध्य हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने मूल उद्देश्य को भूल गए हैं, अपने मूल उद्देश्य से दूर दूर तक भटक गए हैं। अनजाने में नहीं वरन जानबूझ करके अपने नितांत संकुचित स्वार्थों से प्रेरित चालित होकर भटके हैं। 1977 में भारतीय जनजीवन का जो तत्व सबसे अधिक उभर कर आया था वह था जन जन की जागरूकता। आशा की गई थी कि इस जन जागृति के परिणाम स्वरूप भारत की दलीय व्यवस्था उत्तरोत्तर स्वस्थ दिशा को प्राप्त करेगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया। वस्तुतः सामान्य जनता ने तो 1972 से लेकर 2014 ईस्वी के लगभग मध्य तक सदैव ही अपनी जागरूकता का परिचय दिया, लेकिन राजनीतिक दलों और इन दलों के नेताओं ने अपनी नासमझियों, संकीर्णताओं और कुटिलताओं से जनता के विवेक को पराजित कर दिया। नॉर्मन टी पामर का कथन आज भी सत्य है कि भारत में अब तक स्वस्थ दलीय व्यवस्था उभर कर नहीं आई और निकट भविष्य में भी ऐसा हो सकना कठिन मालूम होता है। दलीय व्यवस्था के प्रसंग में निरंतर विकृति की ओर ही बढ़ रही है। रजनी कोठारी के शब्दों में भारत के राजनीतिक दलों में संगठन, मुद्दे, नेतृत्व राजनीतिक दलों के तीनों आधारों को आघात पहुंचा है तथा सही अर्थों में अब कोई दलीय व्यवस्था शेष नहीं लगती।